सरकार आज हमारे साथ जुड़े हैं इस बातचीत में बिग मार्केट वॉइसेस कड़ी में। अनिरुद्ध जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अर्निंग सीजन में निकल गया सर हमारा ये पूरा का पूरा, बट अभी तक हम क्रूड और यूएस की यील्ड से थोड़ा सा परेशान हैं। बट समहाउ बाजार साइडवेज रहा अगस्त में, लेकिन एक बात आपको और कबूलनी पड़ेगी कि हमने बहुत कोई एफआईएस का सेलिंग प्रेशर नहीं झेला। आई मीन वो किसी दिन बायर रहे, किसी दिन थोड़े बहुत सेलर रहे, बट मोर और लेस उनकी पोजीशन मेंटेन रही। डेरिवेटिव्स में अपने आप को हेज कर रहे थे। अब जब हम सितंबर में जा रहे हैं, आपने पूरा अर्निंग सीजन देख लिया, आपने वर्स्ट केस में क्रूड का रिएक्शन देख लिया, हाई टू हाई, आई मीन जो उसने 94 क्रिएट किया, राइट नाउ इट्स 89। बाकी यूएस का जो हाल है और जो स्थिति है उनके साथ, ईरान के साथ, वो भी आपको मालूम है। सितंबर के लिए आपको क्या विजन नजर आ रहा है? मार्केट्स क्या कर सकते हैं सितंबर में? Yeah, good afternoon. So मैं बोलूँगा कि almost every month, in fact last 6-7 months से हो रहा है कि almost every month कुछ ना कुछ हो ही जाता है मार्केट में, which keeps the investors on the back foot. बट मैं बोलूँगा कि आज के दिन में जो भी हमारे recent कुछ concerns थे, whether it is the Iran-led oil price increase और interest rates और earnings लेके जो concerns थे, टू अ लार्ज एक्सटेंट मैं बोलूंगा वो सब प्राइस्ड इन हो गए हैं, लेकिन वो कंप्लीटली पूरी तरीके से आउट नहीं हुए हैं। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ द ईरान अनसर्टेनिटी, ऑयल अभी भी $80 के ऊपर है एंड इट इज डेफिनेटली एट 85 प्लस। तो वहां पे डेफिनेटली अभी भी थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है कि ये जो हमको लग रहा था कि बाय अगस्त सितंबर ऑयल प्राइसेस कैन कम डाउन, मार्जिन्स बेटर हो जाएंगे सेकेंड क्वार्टर में, तो वो थोड़ा अभी भी मार्केट को दिख रहा है, कंसर्न है। ऑफ लेट जो नया चीज जो अभी कंसर्न, अगर मैं बोलूंगा नया कंसर्न जो हो गया है स्टार्ट अ बिट, इज वेयर इन अभी इफ यू सी द यूएस प्रेसिडेंट, ही हैज अगेन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द टैरिफ्स, जो लाइक ही हैज डन इट विद कनाडा, ही हैज डन इट विद साउथ ईस्ट एशिया। तो ये लग रहा है कि वापस ये मिड टर्म पोल्स जो है नवंबर, उसके पहले वापस उनका दोबारा से ऑल दीज थिंग्स माइट स्टार्ट। यस, कंपेयर टू लास्ट टाइम मार्केट रिएक्शन बहुत ही will be extremely less क्योंकि world has understood। बट मैं बोलूंगा थोड़ा सा ये सब जो नए नए न्यूज आते रहते हैं, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अर्निंग्स आई वुड से बहुत कॉन्फिडेंट था, सो आई वुड से इन्वेस्टर्स को अर्निंग्स पे फोकस करना चाहिए। अर्निंग्स जो अभी तक हमारा एक क्वार्टर निकल गया है, बट ये जो ईरान लेड ऑयल प्राइस एंड द यूएस टैरिफ्स, ये थोड़ा सा आई वुड से विल प्ले द स्पॉइल स्पोर्ट। अनिरुद्ध जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। क्वार्टर वन देखा हमने, अब क्वार्टर टू का इंतजार है। ये क्वेश्चन थोड़ा रेपिटेटिव हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है अनिरुद्ध जी समझना, क्योंकि जिस तरीके से आईटी ने परफॉर्म किया, मल्टी लो स्टॉक्स हमने करेक्शन देखा, उसके बाद से फिर चलना भी शुरू किया थोड़ा बहुत। मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाए हैं। अब आज टीसीएस की डील हो जाए, ले लीजिए एआई के साथ लगातार डील, और अब क्या आईटी को लेकर व्यू चेंज हो रहा है आपका, या फिर अभी भी आप थोड़ा वेट करेंगे? क्या व्यू बन रहा है सर आईटी स्पेस को लेकर? या गुड आफ्टरनून। सो आईटी लेके मेरा अभी भी अवॉइड ही है, बिकॉज अभी तक हमारा कोई कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं हुआ है इन आईटी सेक्टर। बिकॉज इफ यू लुक एट ऑल द डील्स जो अभी लास्ट 1-2 महीने में कुछ डील्स हुए विच वर डन बाय इंडियन आईटी कंपनीज, दे आर ऑल फोकसिंग ऑन द एआई साइड। तो थोड़ा सा उनको लग रहा है कि दे हैव मिस्ड द बस, सो हाउ डू यू कवर अप द लॉसेस। तो इसलिए अभी वो लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कंपनीज इंटरनेशनली जहां पे जाके कुछ एआई रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन हो, जहां पे जो भी उनका बैक मतलब जो पीछे रह गए वो थोड़ा कैचअप हो जाए। तो ये बोलूंगा दिस इज मोर काइंड ऑफ अ रिएक्टिव एंड नॉट अ प्रोएक्टिव अप्रोच। तो इसलिए अभी भी ये सारे डील्स का अर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच। तो जब तक अर्निंग्स में पिकअप नहीं आएगा, आई वुड बी इट वुड बी एन अवॉइड फॉर मी आईटी। अच्छा अनिरुद्ध जी, जिस प्रकार के नंबर्स पीएसयू बैंक्स ने दिए थे इस बार, स्पेशली अगर मैं एसबीआई को छोड़ूं, मैं मिड कैप बैंकिंग ने भी जिस प्रकार के नंबर दिए थे, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, यूनियन बैंक हो, इंडियन बैंक हो, हमने एक जो एडवांटेज इनको अगस्त में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और एट दैट क्रूड फैक्टर जिसने वो हाथों हाथ एडवांटेज ले लिया। क्या आपको लगता है कि अगर क्रूड थोड़ा सा सेटल हो टुवर्ड्स 85, 88, तो एक कंस्ट्रक्टिव व्यू पीएसयू बैंक्स पर रखना चाहिए, स्पेशली मिड कैप पीएसयू बैंक्स जहां नंबर्स अच्छे थे इस बार? एब्सोल्युटली, सो आई एम विथ यू ऑन दिस। मैं बोलूंगा ये जो पीएसयू बैंक्स एंड मिड कैप बैंक्स में जो नंबर्स देखे गए हैं, आई थिंक उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कंपेयर टू मेनी ऑफ द लार्जर बैंक्स। एंड मैं बोलूंगा थोड़ा सा अगर मार्केट का सेंटिमेंट इंप्रूव होता है,
ये वाला जो पार्ट है ऑफ द मार्केट, PSU बैंक्स एंड द मिड कैप बैंक्स, दे कैन एक्चुअली आउटपरफॉर्म द बैंकिंग इंडेक्स। PSU बैंक्स मैं बोलूंगा इन्वेस्टर्स को, सिंस बहुत सारे PSU बैंक्स है जिनका नंबर्स अच्छा है, एक अच्छा वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दैट इज टू बाय द PSU बैंक ETF, क्योंकि उसमें आपको पूरा जो बैंक PSU बैंक का जो बास्केट है, पूरे बैंक का बास्केट में आपको एक्सपोजर मिल जाता है। तो मैं बोलूंगा ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा इन्वेस्टर्स को टू काइंड ऑफ बीट द बैंकिंग इंडेक्स। बैंकिंग पे ये व्यू, मीनवाइल आप इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस देख पा रहे होंगे CNBC आवाज के टिकर पर। निफ्टी करीब करीब 92 अंक का डिफरेंस इंडिकेटिव प्राइस में दिख रहा है। बैंक निफ्टी में 100 अंकों से ज्यादा का डिफरेंस दिख रहा है इंडिकेटिव में, और सेंसेक्स में भी आपको 100 अंकों से ज्यादा का डिफरेंस फिलहाल नजर आएगा। आप देखते हैं कि क्लोजिंग कहाँ होती है, 3.28 से 3.30 के बीच में कभी भी सेटल हो सकता है। अनिरुद्ध जी, बैंक्स और IT दो स्पेसेस और साथ ही ओवरऑल मार्केट पे तो हमने चर्चा कर ली। Q1 के बाद क्या कुछ फेरबदल किया है सर आपने अपने पोर्टफोलियो में, कुछ नया ऐड किया हो जहां पर आपको लगता हो आगे चलकर कन्विक्शन और बढ़ सकता है यहाँ पर? नहीं, हमारा जो भी सेक्टोरल एक्सपोजर था वो हम लोगों ने मेंटेन किया है, बट मैं बोलूंगा कि अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ गया है एंड जहां पे हम लोगों ने थोड़ा और अपना एक्सपोजर इंक्रीज किया है, दैट इज द प्राइवेट डिफेंस। बिकॉज मैं बोलूंगा जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है, उनका अगर हम ऑर्डर बुक देखें और उनका जो पाइपलाइन ऑफ डील्स देखें, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये सारे जो ऑर्डर बुक्स है उनका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन भी सब 18 से 24 महीने के अंदर है। तो वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है, वहां पे हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सपोजर भी इंक्रीज किया है इन द प्राइवेट डिफेंस एरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा जो ओवरवेट स्टैंड है ऑन ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी, दैट कंटिन्यूज। Overweight stance on private defense, overweight stance on power ancillaries, it all continues. चलिए, तो यहाँ पे ये एक व्यू इस स्पेस पे भी। अच्छा अनिरुद्ध जी, गोल्ड पे बात ना करें तो मेरे ख्याल से ये बातचीत इसको आप पूरी नहीं मान सकते। गोल्ड के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सर्कमस्टेंसेस है क्या भाई? शायद आज इस वॉर को लेकर कुछ आए ना आए, कल कुछ आए ना आए, लेकिन ये वॉर कहीं ना कहीं एक ऐसी वॉर के रूप में एस्टेब्लिश हो चुकी है जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में थी, है ना। अब ये रूस ये US कह रहा है हम आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्राइक करेंगे। क्या ये पूरे सिस्टम को चैलेंज करेगा और इस अनसर्टेनिटी का एडवांटेज गोल्ड कैरी करने के लिए फुली प्रिपेयर्ड लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल, मैं बोलूंगा कि अगर हम देखें गोल्ड का जो मूवमेंट चालू हुआ था, इसका पहला इंडिकेशन आया था जब 4 साल पहले जब यूक्रेन वॉर चालू हुआ था। वो एक बड़ा, आई वुड से, इवेंट था जहां पे सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड, उनको समझ में आ गया कि हमको गोल्ड का रिजर्व बढ़ाना है। अगर आपका यू वांट टू कीप योर बैलेंस शीट स्ट्रांग एंड यू वांट टू गो अवे फ्रॉम द डॉलर, तो गोल्ड का डेफिनेटली अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा। वो जो पिकअप हुआ था लास्ट 4-4.5 साल से अभी दिख रहा है, ये वापस बढ़ गया ड्यूरिंग द ईरान वॉर, एंड नाउ आई वुड से विद ऑल द अनसर्टेनिटी, अभी वापस, एज आई मेंशन्ड, इफ अगेन यू सी थिंग्स लाइक द टैरिफ प्रेशर्स बढ़ने का उम्मीद अगर है, तो मैं बोलूंगा कि ये गोइंग अवे फ्रॉम द US डॉलर इज अ नेचुरल प्रोसेस। और US डॉलर से अगर आपको वी वांट टू मूव टू अदर करेंसीज, गोल्ड का बाइंग बाय सेंट्रल बैंक्स विल डेफिनेटली इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो मैं बोलूंगा गोल्ड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को भी एसेट एलोकेशन के हिसाब से हमेशा रखना ही चाहिए। एंड मैं बोलूंगा जो अभी लास्ट 6 मंथ्स में थोड़ा सा अपने को दिखा था कि गोल्ड वाज होवरिंग एट अ सिमिलर प्राइस, अगेन लास्ट 15 दिन से दिख रहा है गोल्ड प्राइसिंग हैज पिक्ड अप। तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली अपसाइड लुक्स देयर। गोल्ड, साथ ही गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स कैसे प्ले करना है, इस थीम को हमने समझ लिया। एक बार मुझे डिक्सन टेक्नोलॉजीज दिखाएंगे फ्यूचर्स में। अब ये स्टॉक 5% से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। कल की भारी गिरावट के बाद देखिए यहाँ पर शानदार मूव्स फ्यूचर्स में। अनिरुद्ध जी, EMS स्पेस जिस तरीके से फोकस में आया और अच्छा रिटर्न दिया है इसने अपने निवेशकों को, सरकार की स्कीम भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, EMS एज अ सेक्टर कैसे देखते हैं आप इसे? इट लुक्स अट्रैक्टिव, लेकिन वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए हम लोग के पास नहीं है। बट मैं बोलूंगा कि अगर आप पूछेंगे बिजनेस कैसे चल रहा है, तो डेफिनेटली ऑल द EMS कंपनीज आर डूइंग गुड। बट सिर्फ जो मेरे को कंफर्ट नहीं आता है इज द वैल्यूएशन, बिकॉज वैल्यूएशन एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पोर्टफोलियो का रिस्क
रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए, तो वहां पे कंफर्ट नहीं आता है। बट मैं बोलूंगा बिजनेस इज डूइंग वेल, ग्रोथ इज कमिंग, गवर्नमेंट का जो भी सपोर्ट रहा है ऑन द ईएमएस दैट इज ऑल्सो पिकिंग अप, बट वैल्यूएशन इज माई ओनली कंसर्न। वैल्यूएशन आपके अगर आप देखें कंसर्न है। अच्छा, एक 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 संक्षेप में आपसे प्रश्न पूछूंगा। डिफेंस में कुछ पिक किया है आपने, स्पेशली आपका झुकाव पीएसयूज पे है या प्राइवेट की तरफ है? सो डिफेंस में आई एम बेटिंग ऑन द प्राइवेट डिफेंस। इनफैक्ट पीएसयू डिफेंस मेरे पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं है। वी आर बेटिंग ऑन द प्राइवेट डिफेंस बिकॉज प्राइवेट डिफेंस में क्या है कि द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ हायर डेल्टा इज वेरी हाई। क्योंकि सपोज आपको पीएसयू डिफेंस को 20,000, 25,000, 50,000 करोड़ का ऑर्डर आता है, वेदर टू सप्लाई द वॉरशिप्स और टू सप्लाई द जेट्स एक्सेट्रा। एवरी वॉरशिप और एवरी जेट विल रिक्वायर सम कंपोनेंट्स, जो छोटा सा कंपोनेंट होगा 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, लेकिन वो कंपोनेंट सप्लाई आप प्राइवेट सेक्टर से लेंगे। तो वो जो डेल्टा है इन अ प्राइवेट सेक्टर डिफेंस, जो वो छोटा सा कंपोनेंट सप्लाई कर रहा है टू द बिगर पीएसयू डिफेंस, वहां पे हम लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। एंड मैं बोलूंगा कि बहुत सारे कंपनीज है, both on the listed side as well as on the unlisted side, जहां पे डिफेंस इज अ बिग स्टोरी अनफोल्डिंग इन इंडिया। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि अगले 5 साल में सबसे बड़ा जो आपको ग्रोथ दिखेगा, एंड आई वुड से आई वोंट बी सरप्राइज्ड, अगले 5 साल में बहुत सारे प्राइवेट डिफेंस कंपनीज विल गेट काइंड ऑफ गो फॉर आईपीओ, एंड बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो डिफेंस में वैल्यूएशन कंफर्ट नजर आता है आपको अनिरुद्ध जी? यस, बिकॉज वहां पे क्या है कि वैल्यूएशन अगर मैं देखूं, पी का मल्टीपल देखेंगे तो इट विल नॉट लुक चीप। बट अगर मैं अगले 2 साल 3 साल का प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो देखूं, जो पेग रेशियो बोलते हैं, तो पेग देखूंगा तो वहां पे कंफर्ट आ रहा है, बिकॉज इन सब का ग्रोथ 35 to 45% काइंड ऑफ अ कंपाउंडिंग ग्रोथ दिख रहा है अगले 3 साल में। तो पेग बेसिस पे यस, इट्स लुकिंग अट्रैक्टिव इवन टुडे। अनुज जी, शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडिसेस पे सेक्टर्स पर आ रखी। लुक एट निफ्टी 24